हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 32 विराटा की पद्मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास के रचयिता करता है वो है बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इसकी रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पर आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मामलों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है, एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। दिलीप नगर का राज्य उन दिनों भंवर में फंसा सा जान पड़ता था। राजा देव सिंह का अधिकार अवश्य हो गया था, परंतु उसकी सत्ता सभी ने नहीं मानी थी। कोई कोई खुल्लम खुल्ला विरोध कर देते थे। बहुत से भीतर भीतर प्रतिकूलता की लहरें उठ रही थी। जनार्दन शर्मा, हकीम जी और लोचन सिंह दृश्य लोग गए राज्य के दृढ़ पक्षपाती थे, परंतु उनके प्रमुख लोग विपरीत भाव का प्रदर्शन न करते हुए भी कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जिन्हें स्पष्ट तौर पर यह विश्वास होता कि वे देव सिंह के सहायक हैं। माल विभाग और सेना के देव सिंह बहुत ध्यान के साथ सुधार रहे थे, परंतु वर्षों के बिगड़ी हुई संस्थाओं के ठिकाना लगाना कुछ विलम्ब का काम होता था। उधर कुंजर सिंह बिगड़ते दिल सरदारों को अपनी ओर जुटाने में तंजित था। रानियों की ओर से भी परिश्रम जारी था। जो लोग देव सिंह के विरुद्ध थे वे यह जानते थे कि रानियों की कलापी के फौजदार की सहायता मिल रही है। उन्हें यह भी मालूम था कि यह सहायता कुंजर सिंह के लिए अप्राय है, परंतु वे लोग यह विश्वास करते थे कि नवाब कुंजर सिंह के साथ पुरुष होने के कारण मैत्री की संधि ज़्यादा जल्दी करेगा। इसलिए उन्होंने सहायता का वचन तो रानियों को दे ही दिया, परंतु मन के भीतर कुंजर सिंह के लिए फाटक बिल्कुल बंद नहीं किए गए। यह कहा कि नवाब को आपके साथ होते देखकर हम लोग साथ हो जाएंगे, नहीं कि वचन भी नहीं दिया। कुंजर सिंह पर इसका बहुत ही कष्टदायक प्रभाव पड़ा। वह कुछ दिन आशा और निराशा के बीच में भटकता हुआ अंत में बहुत थोड़ी सी आशा मन में लिए हुए विराटा लौट आया। उस समय नरपति के दिलीप नगर से लौटे हुए 1 दिन को चुके थे। संध्या के पूर्व ही कुंजर सिंह मंदिर में आ गया। उसने देखा कि
गोमती अपनी कोठरी में चली गई है। कुमुद ने देखा कुज्जर का चेहरा बहुत उतरा हुआ है। धीरे धीरे पास जाकर जरा गंभीर भाव से कुमुद ने कहा, आप थके मांदे मालूम होते हैं, क्या दूर से आ रहे हैं? हाँ, दूर से आ रहा हूँ, कुज्जर सिंह थके हुए स्वर में जवाब दिया। आशा नहीं कि अब की बार बिराड़ा छोड़ने पर फिर कभी लौट कर आऊँगा। कुमुद ने सहज कोमल स्वर में कहा, जब तक आप यहाँ हैं इस दलान में डेरे डालें। दलान में अपना सामान रख कर कुज्जर सिंह बोला, सुनता हूँ कुछ दिनों में विराटा का यह गढ़ और मंदिर दलीप नगर के राजदेव सिंह के शिविर बन जाएंगे। उस दिन के लिए हम लोग कदाचित यहाँ नहीं बने रहेंगे, कुमुद ने धीरे से कहा। कुज्जर की नरपति सिंह का ख्याल आया, पूछा, काकू जी कहाँ हैं? किसी काम से उस पार गए हैं, आते ही होंगे, आपको नहीं मिले? आप तो गांव में ही होकर आ रहे हैं, कुमुद ने उत्तर दिया। कुज्जर सिंह ने जरा उच्चैती स्वर में कहा, अब यह गांव देव सिंह के सामने अब यहाँ बुला रहा है। मैं और देव सिंह एक स्थान पर नहीं रह सकते, इसलिए अलग होकर आया हूँ। यदि गांव में ही किसी से वार्तालाप हो पड़ता तो यहाँ दर्शन के निमित्त न आ पाता। कुमुद ने पूछा, राजा देव सिंह कलापी के नवाब का दमन करने के लिए इस ओर आवेंगे, इसमें आपको क्या अपेक्षा है? कुज्जर सिंह ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, यह मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम आपके हृदय में तो मेरे लिए थोड़ी सी सहानुभूति है। वैसे इस अपार संसार में मेरे कितने हितैषी हैं। कुमुद ने द्वार की ओर देखकर कहा, अब तक काकू जी नहीं आए, न जाने कहाँ देर लगा दी है। कुज्जर ने इस मतम्य के विषय में कुछ न कहकर अपनी ही चर्चा जारी रखी। कलापी के नवाब मेरा शत्रु है, मैं उसके विरुद्ध सदा खड़क उठाए रखने की तैयार हूँ, परंतु मैं यह कैसे भूल सकता हूँ कि देव सिंह अनाधिकार चेष्टा से, अन्याय से, छल कपट से मेरी गद्दी पर जा बैठा है। देव सिंह का प्रतिकार मेरे लिए उतना ही आवश्यक है जितना कलापी के नवाब का। बात काट कर कुमुद बोली, मैं जरा बाहर से देखती हूँ कि पिताजी आ रहे हैं या नहीं, और उन्हें कितने देर हैं। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, दूर तक का आदमी दिखलाई पड़ सकता है। बाहर जाकर कुमुद ने देखा कि नरपति के लौट आने का कोई लक्षण नहीं है। बाहर ही ठिठक गई। पूर्व की ओर वे वन की रेखा को परखने लगी। इतने में कुंजर सिंह वहां आ गया, हाथ जोड़कर बोला, मैं देव सिंह का विरोधी हूँ। इसमें यदि आपके कोई बात खटकती है तो आज से संपूर्ण विरुद्ध भाव को हृदय से भीतर से धोकर बहा सकता हूँ, परंतु यदि मैं आपको यह विश्वास दिलाऊं कि कपट और अन्याय से देव सिंह मेरे राज्य का अधिकारी हुआ है, तब भी आप क्या उसका साथ देने की आज्ञा देगी? यदि ऐसी अवस्था में भी अपना हक छोड़ देने का आदेश हो तो वह आज्ञा भी सिरोधार्य होगी। कुमुद ने आग्रह के साथ कहा, हाथ मत जोड़िए, यह अच्छा नहीं मालूम होता है, आप राजकुमार हैं। कुंजर अधिकतम आग्रह के साथ बोला, राजकुमार नहीं हूँ, कम से कम आपके समक्ष मैं कुछ भी नहीं हूँ, केवल सेवक हूँ, भक्त हूँ। कुमुद ने कहा, तब काकू जी नहीं आते, चलिए उस चट्टान पर बैठकर आपसे लड़ाई कुछ चर्चा सुनूं। हम लोगों को यहाँ संसार का कोई तदंत सुनने को नहीं मिलती। काकू जी हाल में दिलीप नगर आ गए थे, परंतु अंतिम बात के मुंह से निकलते ही कुमुद ने अपना होठ काट लिया। वह इस बात को कहना नहीं चाहती थी, न मालूम कैसे निकल पड़ी। जिस चट्टान पर बैठने की कुमुद ने इच्छा प्रकट की थी वह पास ही थी। कुंजर उसके नीचे की ओर वाली ढाल पर जा बैठा और कुमुद उसकी टेक पर। दोनों की पीठ मंदिर के द्वार की ओर थी। कुंजर ने पूछा, काकू जी दिलीप नगर किस लिए गए थे? आप जो मालूम ही होगा। कुमुद ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा न थी वह जाते, परंतु यहाँ के राजा ने उन्हें हट करके भेजा। इस समय विराट की सहायता की बड़ी आवश्यकता है, इसमें हर्ज ही क्या हुआ? कुंजर ने कहा, विराट इस समय संकट में है। मुझे खरीचे लोग यदि उसकी सहायता नहीं कर सकते तो जो उसकी सहायता कर सकते हैं उनके पास तो निमंत्रण जाएगा ही, परंतु यदि आपकी कृपा हुई तो देव सिंह के बिना मैं अकेला ही बहुत कुछ करके दिखलाऊंगा। कुमुद ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुंजर बोला, आगामी युद्ध में ऐसा जान पड़ता है विराटा का राजा देव सिंह का साथ देगा। ऐसी अवस्था में मेरा यहाँ आना अब असंभव होगा। क्या विराटा का राजा किसी प्रकार मेरी ओर हो सकता है? कुमुद ने कहा, हम लोग का कुछ ठीक नहीं है, कब तक यहाँ रहें, कब यहाँ से चले जाएं और कहाँ जा रुकें,
इसमें मेरे लिए कोई बाधा नहीं है। कुजर सिंह उमंग के साथ बोला, आप यहाँ न रहें, यह मेरी पहली प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना यह है कि आप जहाँ भी जाएं मुझे साथ रहने की अनुमति दें। बुरा समय आ रहा है, यदि साथ में एक सैनिक रहेगा तो हानि नहीं होगी। कुमुद चुप रही। गुज्जर सिंह किसी भाव के प्रभाव में बहता हुआ सा बोला, यदि आपने निषेध किया तो मैं आज्ञा का उल्लंघन करूंगा, यदि आपने अनुमति न दी तो मैं अपने हट पर अटल रहूंगा। मैं छाया की तरह फिरूंगा, पक्षियों की तरह मंडराऊंगा, चट्टानों की तली में, पेड़ के नीचे, खोए में पानी पर किसी न किसी प्रकार बना रहूंगा। आपको वैकुंठ भंग का अवसर न दूंगा, परंतु निकट बना रहूंगा, साथ रहूंगा। केवल अपना खड्ग समय आने पर दुर्गा के चरणों में अपना मस्तक अर्पण कर दूंगा। राजकुमार कांपते हुए गले से कुमुद ने कहा, आज्ञा। पुलकित होकर कुजर बोला। कुमुद ने उसी स्वर में कहा, आपको इतना बड़ा त्याग नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा? कौन सा? कुजर धारा प्रभा कहता चला गया, नवाब से लड़ना धर्म है, धर्म की रक्षा करना कर्तव्य है, कर्तव्य पालन करना धर्म है, और आपकी आज्ञा का पालन करना ही धर्म, कर्तव्य, सर्वज्ञ है। यदि इन चरणों की कृपा बनी रहे तो मैं संसार भर की एकत्र समर्थ को तुच्छ तर्ण के समान समझूंगा। मुझे कुछ नहीं मिले, संसार भर मुझे तिरस्कृत बहिष्कृत कर दे, परंतु यदि चरणों की कृपा बनी रहे तो मैं समझूं कि देव सिंह मेरा चाकर है, नवाब मेरा गुलाम है और संसार भर मेरी प्रजा है। कुमुद बोली, आप यदि देव सिंह से लड़ेंगे तो कलापी के नवाब का पक्ष सबल हो जाएगा। मैं देव सिंह से नहीं लड़ूंगा। क्यों? आपकी इच्छा नहीं जान पड़ती। मैं देव सिंह से संधि कर लूँगा, अपना सारा हक त्याग दूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि, और न यह कहती हूँ। इसके बाद कुछ पल का सन्नाटा रहा। कुंजर ने कहा, वास्तव में अब मेरे जी में कोई बड़ी महत्वाकांक्षा शेष नहीं रही। यदि कोई परम अभिलाषा है तो चरणों की सेवा का है। यह कहकर कुंजर सिंह ने कुमुद के पैरों को छू लिया। कुमुद ने पीछे पैर हटाने चाहे परंतु न हटा सकी। अपने को क्या किया। कुंजर ने कहा, आप मेरी पूज्य है, मेरी संपूर्ण श्रद्धा की केंद्र है, मैंने कोई अनोखा कार्य नहीं किया। कुमुद कांपती हुई आवाज़ में बोली, आप ऐसा फिर कभी न करना। मैं कोई अवतार नहीं हूँ, साधारण स्त्री हूँ। हाँ, दुर्गा माता की सच्चे जी से पूजा किया करती हूँ। आप मुझे अवतार न समझें, और आप मुझे, कुंजर ने कहा, नीच व्यक्ति न समझें। तुरंत कुमुद बोली, आप क्यों यह बार बार कहते हैं? मैं सब बातें सुन समझ कर ही आपको राजकुमार कहकर संबोधित करती हूँ और करती रहूँगी। बड़ी दृढ़ता के साथ कुंजर ने कहा, मैं आज से देव सिंह का विरोध छोड़ा, चरणों में ही सदा रहने का निश्चय किया। न न न, कुमुद जल्दी से बोली, इस तरह का प्रण मत करिए। आप देव सिंह का सामना अवश्य करें, अपने हक के लिए लड़े, परंतु कलापी के नवाब से जब वह निपट ले। कुमुद चट्टान की टेक पर खड़ी हो गई। ऐसा जान पड़ा मानो कमलों की समूह उपस्थित हो गया हो, जैसे प्रकाश पुंज खड़ा कर दिया गया हो। पैरों के पैंजनियां पर सूर्य की स्वर्ण रेखाएं फिसल रही थी। पीली धोती मध्य पवन में धीमे झकोर से दुर्गा की पताका की तरह धीरे धीरे लहरा रही थी। उन्नत भाव मोतियों की तरह भासमान था। बड़े बड़े काले नेत्र की मेरोनियां भैरव के पास पहुंच गई थी। आंखों से झलकती हुई प्रभा ललाट पर से चढ़ती हुई उस निर्जन स्थान को अलौकिक सा करने लगी। आधे खुले हुए सिर पर वे स्वर्ण के लजाने वाले बालों की एक लट गर्दन के पास जरा चंचला हो रही थी। उस व्यस्त विशाल वन और नदी के उस ऊंची चट्टान से सिरे पर खड़ी हुई कुमुद को देखकर कुंजर का रोम रोम कुछ कहने के लिए उत्सुक हुआ। कुंजर को अपनी ओर आंख गड़ाकर ताकते हुए देखकर कुमुद के चेहरे पर और गहरी लाली छा गई। उस समय सूर्य कुछ किरणें ही बाकी रह गई हो, वह उस लालिमा को और भी उदित कर गई। कुंजर को ऐसा आभास हुआ मानो संपूर्ण विश्व के पुष्प ने अपनी ताजगी उस लालिमा को दे दी हो। हृदय उमड़ पड़ा, विश्व भर को अपने में भर लेने के लिए ललायित हो उठा। किसी अपरिचित, किसी निस्ममी, किसी अनिश्चित बलिदान के लिए दृढ़ता अनुभव करने लगी।
कुंजन उन्मत्त सा होकर बोला, एक बार, केवल एक बार चरणों को अपने मस्तक से छू लेने दीजिए और हृदय से। कुमुद के मुखमंडल पर फिर गहरी लाली दौड़ आई। बोली, यदि आपने यह प्रयास किया तो मैं इसी से ठोर से कूद पड़ूंगी, फिर चाहे चोट भले ही लग जाए। नहीं, मैं इस संकल्प का त्याग कर दिया, आप इसी ओर से उतर आवे। कुमुद बिना कोई शब्द किए धीरे से उतर आई। खंड 50। एक दिन रामदयाल सवेरे ही आया। कुंजर सिंह विराट के टापू पे था। उस समय मंदिर में केवल नरपति मिला और कोई वहाँ न था। रामदयाल को नरपति देव सिंह का आदमी समझता था, इसलिए उसने आने पर हर्ष प्रकट किया। बोला, कहो भाई, क्या समाचार है? समाचार साधारण है। दलीप नगर में जोरों के साथ तैयारियां हो रही है। यह समाचार साधारण नहीं है, बहुत आश्चर्यपूर्ण है। यहाँ आज सन्नाटा कैसे छाया हुआ है? स्नान ध्यान हो रहे हैं और लोग भी तो होंगे। रहने दो, तुम्हें उन्हें क्या, मंदिर में तो सभी प्रकार के लोग आया जाया करते हैं। रामदयाल बात बदलकर कहा, आप इस बीच में दलीप नगर भी हो आए और मुझे कुछ मालूम भी ना पड़ा। यदि पहले से मालूम होता तो कदाचित मैं किसी से सेवा में पड़ जाता। नरपति प्रसन्न होकर बोला, जल्दी में गया और जल्दी में ही आया। दलीप नगर में ज़्यादा देर ठहरने की नौबत ही नहीं आई। कार्य बन गया, मैं लौट पड़ा। हमारे राजा रामदयाल ने कहा, टाला टूलू नहीं करते, जिसके लिए जो कुछ करना होता है शीघ्र कर देते हैं। आपको तो पक्का वचन दे दिया है। वह बड़े जोर से अपनी सेना की तैयारी इसलिए तो कर रहे हैं, बड़े पुरुषार्थी हैं, बड़े ब्रह्मचारी हैं। सुरमाओं की धुन की सिवा और कोई ध्यान ही नहीं है। वह लड़की जिसे आपने यहाँ देखा होगा, उनकी रानी होने की अधिकारिणी है। केवल भावर नहीं पाई थी। नरपति ने मत प्रकट किया। इस सिलसिले में दिमाग दूसरी तरफ घुमा। नरपति कहता गया, उस दिन जब पार्लर में लड़ाई हुई थी, जरा सी ही देर हो गई, नहीं तो दंपत संबंध पक्का हो जाता। रह गया सो रह गया। अब तो इस लड़की को यह पहचानते ही नहीं, कहते थे कौन, कहाँ की, इत्यादि इत्यादि। रामदयाल चौंका। उसने पूछा, इसका भी जिक्र आया था? नरपति ने उत्तर दिया, खूब, मैंने कहा था। गोमती ने तो मना कर दिया था, परंतु मेरा जी नहीं मान रहा था। रामदयाल ने अपने आश्चर्य को दबाल दिया। बोला, इसका कारण है मैं जानता हूँ, परंतु मुझे आपसे कहने की जरूरत नहीं है। रामदयाल ने गोमती को ढूंढने में विलम्ब नहीं हुआ। वार्तालाप के लिए उपयुक्त समय और स्थान के लिए भी विशेष प्रयास न करना पड़ा। गोमती की आकृति गंभीर थी। रामदयाल के मुख पर किसी भय या चिंता की छाया लग रही थी। कुशल मंगल के बाद दोनों कुछ क्षण चुपचाप रहे। अंत में गोमती ने वरीकी पहने और कुछ काटते हुए स्वर में पूछा, तुम्हारे महाराज अंत तो आज का सैन्य संग्रह और चढ़ाई की तैयारी के सिवा और सोचने ही क्या होंगे? रामदयाल ने नीच सिर का किए हुए घायल आदमी की तरह उत्तर दिया, उस धुन के सिवा और धुन ही नहीं है। आजकल तो और किसी बात के लिए जरा भी अवकाश नहीं मिलता। परंतु क्या रामदयाल? गोमती ने धड़कते हुए कलेजे से परंतु अपेक्षा की मुद्रा धारण करके कहा, तुमने तो नहीं मेरी ओर से कुछ कहा था? आपकी ओर से तो नहीं, रामदयाल ने उत्तर दिया, अपनी ही ओर से कहा था। बोले, इस समय राजनीति और रणनीति की अतिरिक्त और कोई चर्चा न करें। जरा चीर कर गोमती बोली, तुमने नाहक मेरी बात छेड़ी रामदयाल। क्या करूं, मन नहीं माना। गदगद सा होकर रामदयाल ने कहा, आपको दुखी देख कर छाती फटती है। आपको सुखी देखकर यदि तुरंत मर जाऊं तो मेरे बराबर पुण्य भला किसी को न समझ जाए। गोमती को उस गदगद कंठ से तुरंत आकृष्ट किया। स्त्री की सहज साधारण सावधानी गोमती दूर रख कर बोली, मैं राजपाट की भिखारी नहीं हूँ महाराज। सुख के साथ संसार में रहें, मेरे लिए इतना ही बहुत है। रामदयाल ने कहा, परंतु मेरे संतोष के लिए इतना कम से कम अवश्य है कि आप आनंद पूर्वक रहें। मैं साधारण मनुष्य हूँ, परंतु मेरे हृदय को यह कहने की अधिकार है। गोमती ने उत्कृष्टता की अधीरता के वश होकर कहा, यह निश्चय जानो रामदयाल, मैं स्वयं दलीप नगर नहीं जाऊँगी। निराधन के सिंहासन से इस जंगल का जीवन स्वयं सुना अच्छा है। यहाँ मेरे लिए सब कुछ है, इन्हीं के संग रह जाऊँगी। खंड 51।
राजा देव सिंह ने अलीमर्दाना के ऊपर 3 और से आक्रमण करने का निश्चय किया। सिंहगढ़ से लोचन सिंह, दिलीप नगर से पालर होते हुए स्वयं और बड़ा गांव में जनार्दन शर्मा दस्ते ले चले। ये निश्चय किया गया था कि लोचन सिंह नवाब को भंडोर में कुछ समय तक अटकाए रखें, तब तक राजा पालर से आकर रानियों को परास्त कर देंगे और भंडोर पहुंचकर लोचन सिंह की सहायता करके नवाब का अड्डा समाप्त कर देंगे तथा जनार्दन का दस्ता जरूरत पड़ने पर कुमुक पहुंचने के लिए गांव से भंडोर की और राज्य के पीछे पीछे बढ़ेगी। रामनगर में रानियों के पालर बली सेना के आने की सूचना मिली। उनके पास भी कुछ सरदार और सैनिक इकट्ठे हो गए थे। रामनगर गढ़ हाथ में था, परंतु पड़ोस में विराटा का कटंक भी था। रामनगर के राव पत्रखान के विराट की सफदल सिंह के प्रति सहृदय भाव बनाए रखने के लिए विशेष कारण न था। इस समय यह काफ़ी तौर पर प्रकट हो गया था कि सफदल सिंह ने जवाब के मुकाबले के लिए राजा देव सिंह को निमंत्रित किया है। बदर खान को मालूम था कि रानियों के पक्ष में नवाब है, परंतु नवाब ने विराटा पर चढ़ाई करने का अभी तक कोई लक्षण नहीं दिखलाया था। रामगढ़ में रानियों और पत्रखानों की स्थिति अभी तक सुरक्षित समझी जा सकती थी। तब तक विराटा और पालर की ओर से आई हुई सेनाओं का सहयोग नहीं हुआ था। पत्रखानों को अपनी गार्ड का इतना मोह न था जितना उसमें रखी हुई संचलित संपत्ति और गार्ड समय में काम आने वाले अपने थोड़े से परंतु निर्भीक योद्धाओं का उसमें रामदयाल को बुलाया। वह उसी दिन विराटा से लौट कर आया था। उसने रानियों से सलाह करने के लिए मिलने की इच्छा प्रकट की। रामदयाल उसे रानीवास में ले गया। पर्दों में होकर रानियों से प्रत्यक्ष बातचीत होने लगी। किसी बीच वाले की जरूरत नहीं पड़ी। छोटी रानी ने कहा, पर्दे से काम नहीं चल सकता राव साहब, अटक पड़ने पर तो मुझे तलवार हाथ में लेकर रण क्षेत्र में आना पड़ेगा। पत्रखाने के जी में लड़ने के लिए बहुत उत्साह न था, तो भी तेजी दिखलाते हुए उसने कहा, ठीक है महाराज, और वह दिन शीघ्र आने वाला है। देव सिंह अपनी सेना लेकर आ रहा है। बहुत संभव है कल तक हम लोग यहीं घिर जाएं या विराटा की गाड़ी से तोप हमारे ऊपर गोले उगलने लगे। छोटी रानी ने कहा, तब हमें तुरंत अपनी सेना पहले से ही भेज कर कहीं पालर के पास ही लड़ाई करनी चाहिए और जैसे बने विराटा की गाड़ी अपने हाथों में कर लेना चाहिए। पतरा खान बोला, मुझे दोनों प्रस्ताव पसंद है, परंतु आदमी मेरे पास इतने नहीं है कि इस प्रस्ताव में से एक को भी सफलतापूर्वक कार्य में परिणत कर सकूं। बिना नवाब की सहायता के कुछ न होगा। मालूम नहीं उन्होंने अभी तक विराटा को क्यों अपने अधिकार में नहीं लिया। बड़ी रानी ने कहा, विराटा को हम स्वयं अधिकार में कर लेना चाहिए, नहीं तो नवाब कदाचित वहाँ के मंदिर को तुड़वा डालेंगे। छोटी रानी ने कहा, यह असंभव है। पत्रकार ने कहा, असंभव तो कुछ भी नहीं है, परंतु वह ऐसे करेगा नहीं। सफदल ने उसके साथ जैसा बर्ताव किया है उसे यह प्रकट होता है कि नवाब मंदिर को छोड़कर गांव भर को तो अवश्य ही तहस नहस कर देगा। रामदयाल बोला, गांव को खाक करने से क्या मतलब, नवाब तो उस दागी की छोकरी का डोला चाहते हैं जैसे मूर्खों ने अवतार मान लिया रखा है। वह रानी ने पूछा, कौन को? रामदयाल ने उत्तर दिया, स्वयं उसे देख आया हूँ। वह नित्य देवी से कुज्जर सिंह की सफलता के लिए प्रार्थना किया करती है और कुज्जर सिंह नित्य यह सोचा करते हैं कि अन्नदाता और देव सिंह के परास्त करके दिलीप नगर के राज सिंहासन में बैठ जाऊँ और कुमुद को अपनी रानी बना लूँ। महाराजा, अपनी आँखों सब हाल देख आया हूँ। मैंने अपने को वहाँ राजा देव सिंह का नौकर प्रसिद्ध कर रखा है। राजा देव सिंह? छोटी रानी ने अत्यंत घृणा के साथ कहा, चाहे कुछ हो जाए, देव सिंह राजा न रहने पाएगा। पत्रकार अधैर्य के साथ बोला, जो कुछ करना हो जल्दी करिए। मेरी राय है कि रामदयाल को नवाब के जताने के लिए तुरंत भेजिए। अपने सरदारों और सैनिकों को 2 भागों में बांट कर एक को देव सिंह से लड़ने के लिए पहुंचाइए और दूसरे को विराटा के ऊपर धावा करने के लिए भेजिए। एक ओर से आपकी टुकड़ियां विराटा पर धावा करें और दूसरी ओर से मेरी टुकड़ियां। मैं उस पार जाकर उधर से धावा करूंगा और विराटा वालों के निकट भगाने का अवसर न दूंगा। बड़ी रानी ने कहा, विराटा की उस कन्या का क्या होगा? क्या उसे मुसलमानों द्वारा मर्दित होते हुए देखा जाएगा? रामदयाल ने तुरंत उत्तर दिया,
उसी लोभ के वश असल में नवाब हमारा साथ देने यहाँ आवेगा। दलीप नगर का 1/4 राज्य भी उसे चाहिए, परंतु उस लड़की के बिना वह 3/4 हिस्से पर भी लड़ने को राजी न होगा। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने ऐसा प्रबंध किया है कि उस लोभ से नवाब हमारी सहायता के लिए आवे और यथासंभव उसे पावे नहीं। बड़ी रानी ने पूछा, यह कैसे होगा? उसने उत्तर दिया, यह ऐसे कि बिराटा में कुजर सिंह विद्वान है। वह उस लड़की के बिना अपनी रानी बनाए दम नहीं लेंगे। चाहे दलीप नगर का यह दलीप नगर की एक हाथ भूमि का भी राज्य मिले या न मिले, बिराटा के अधिकृत होने के पहले ही मुझे पुण्य आशा है वह लड़की कुजर सिंह के साथ सुरक्षित स्थान पे भाग जाएगी। बड़ी रानी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई, कुछ पूछना चाहती थी कि छोटी रानी बीच में पड़ गई। बोली, ऐसी छोटी छोटी बातों पर इस समय ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। रामदयाल जो कह रहा है वो ठीक है, तुरंत नवाब को सैन्य बुलाना चाहिए। रामदयाल, तुम इसी समय घोड़े पर सवार होकर सरपट जाओ। मैं चाहती हूँ कि सवेरा होने के पहले ही हमारी और नवाब की सेनाएं देव सिंह को कुचलने और विराटा को ढा देने के काम में नियुक्त हो जाए। रामदयाल ने स्वीकार किया। रामदयाल भंडोर की ओर गया और पत्थरखाने गाड़ी को अपने सिपाहियों और संपत्ति से खाली करके उस पार सुरक्षित जंगल में चला गया। खंड 52। रामदयाल बहुत तेजी के साथ भंडोर गया और दिन ही दिन में वो नवाब के सामने जा पहुंचा। दिल्ली से वो बहुत ज़रूरी फरमान आया था कि तुरंत संपूर्ण सेना लेकर दिल्ली आ जाए। इस फरमान को आए हुए कई दिन हो गए थे। अलमर्दाना को राजा देव सिंह की तैयारी की खबर लग चुकी थी, इसलिए और शायद किसी और कारणवश भी अलमर्दाना स्वयं तो दिल्ली की ओर रवाना नहीं हुआ, परंतु अपनी सेना को एक बड़े भाग के साथ काले खां को दिल्ली की ओर भेज दिया। वह भंडोर में ही बना रहा। राजा देव सिंह को कुछ समय तक रोके रखने के लिए उसने एक चाल चली। दलीप नगर संधि का प्रस्ताव भेजा, कहलवाया कि 2 निकटवर्ती राज्यों में मेल रहना चाहिए। लड़ाई की तैयारी बंद कर दो, नहीं तो अनिवार्य संकट में पड़ जाओगे। राजा इसका उत्तर नहीं देना चाहता था, परंतु जनार्दन नहीं माना। उसने एक बड़ी मीठी चिट्ठी लिखवाई जिसका सार यह था कि यहाँ भी तुरंत लड़ डालने की किसी की अभिलाषा नहीं है। संधि प्रस्ताव और उसकी अदृढ़ स्वीकृति पर दोनों को संदेह था। देव सिंह रानियों से लड़ने जा रहा था, जानता था कि अलमर्दाना उत्तर से सहायता के लिए आएगा, तब इस संधि के रद्दी के टुकड़े से बढ़कर प्रतिष्ठा न होगी। अलमर्दाना को विश्वास था दलीप नगर मेरे चकमे में आ गया है। रामदयाल को ऐसी हड़बड़ी में आता देखकर अलमर्दाना को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह समय ऐसा था कि अचेता और अनजाने उलझने में अक्सर उपस्थित हो जाया करती थी। एकांत पाने पर रामदयाल ने कहा, हजूर, मामला बहुत टेढ़ा है। राजा देव सिंह की सेना रामनगर पर चढ़ी चली आ रही है। कब? अलमर्दाना ने पूछा। आज पालड़ के करीब थी, उसने उत्तर दिया। कल संध्या तक रामनगर और विराटा पर दखल हो जाने का भय है। मेरी आधी सेना तो काले खां के साथ दिल्ली चली गई है, परंतु जो कुछ सरकार के पास है वो सरकार के शत्रुओं को दांत खट्टे करने के लिए बहुत है। तुम लोग के पास कितनी सेना है? रामदयाल ने अपनी सेना का कप्तान अलमर्दाना को बताया। अलमर्दाना ने कहा, तब तक इतनी सेना से लड़ो, काफ़ी है। कुछ समय बाद हमारी कुमुक पहुंच जाएगी। रामदयाल घबराकर बोला, तब तक हम लोग शायद बिल्कुल पिस कुट जाएं। विराटा से सफदर और कुजर सिंह हम लोगों को तमत करेंगे, उधर से देव सिंह हमें भून डालेंगे। रामनगर के राव साहब अपनी सेना लेकर उस पार जंगलों में चले गए हैं। यदि उन्होंने विराटा पर आक्रमण न किया तो हम लोग ऐसे गए जैसे पिंजरे में बंद चिड़िया को बिल्ली मरोड़ देती है। बेताब किनारे जो किलेदारों को अलमर्दाना ने कहा, मैं खूब जानता हूँ ऐसे बदमाश और दगाबाज है कि कुछ ठिकाना नहीं है। कई बार सोचा मगर मौका नहीं मिला। अब की बार मौका मिलते ही उससे पहले इस वन विलावों को मिटवाऊंगा करूँगा। कुछ उत्साहित होकर रामदयाल बोला, वह मौका हुजूर न जाने कब आने देंगे। सरकार सोचे कैसी विकट समस्या हम सब लोगों के लिए है। हमें मिटने के बाद निश्चय ही देव सिंह आपको छोड़ेगा, फिर क्यों उस समय छोड़ जाए। अलमर्दाना ने सोचकर कहा, बेराड़ा में कुजर है? हाँ सरकार, रामदयाल ने उत्तर दिया और
कमर कस कर हुजूर से लड़ने के लिए तैयार है। सफदर सिंह बागी हो गया है, लड़ेगा। उसने देव सिंह को इस और आपसे और रानी साहब से लड़ने के लिए बुलाया है। सपना देखते हुए अलमर्दा ने कहा, बागी तो कुल बेताब का किनारा ही है, अकेला सबल क्या, पर अब की बार उसके किले को ज़मीन में मिला देना है। फिर मुस्कुराकर बोला, केवल तुम्हारे मंदिर को छोड़ दूंगा। तुम जानते हो कि मंदिर से मुझे दुश्मनी नहीं है। जिस बात के कहने के लिए रामदयाल उकसा सा रहा था, अवसर मिलने पर प्रकट किया। मंदिर को तो हुजूर ने कभी छुआ ही नहीं है। उसी मंदिर में पालड़ वाली वह दागी की जवान लड़की भी है। वह पद्मनी जाति की स्त्री है। नवाब ने मुस्कुराहट के साथ पूछा, अभी तक वहाँ से भागी नहीं? मैं समझता था चली गई होगी। दिक्कत तो यह है कि बहुत ही हिंदू उसे देवी का अवतार मानते हैं। क्या हिंदू का यह सिर्फ ढकोसला ही है? रामदयाल ने जवाब दिया, बिल्कुल। मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा और कान से उनका प्रेम संभांग सुना है। लाल मर्दाना थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। कुछ देर में बोला, तुम्हारी यह इच्छा है कि मैं विराटा की तरफ तुरंत कूच करूं? हाथ जोड़कर रामदयाल ने उत्तर दिया, हजूर मेरा क्या, आपकी राखी बंद बहन रानी साहब की भी यही प्रार्थना है। अलमर्दाना ने कहा, अभी तैयारी होती है, तुम चलो, मैं आता हूँ। कुजर सिंह को भी सजा देना है और उस महक सफदर को भी सबक सिखाना है। 2-3 दिन में ही यह सब काम निपट जाएगा। मैं पहले विराटा को देखूंगा। अलमर्दाना ने अपने सब सरदारों को इकट्ठा करके संपूर्ण सेना को जल्दी से जल्दी तैयार किया। मंडोर में थोड़ी सी सेना छोड़कर बाकी सेना लेकर वह फहरत रात गए चल पड़ा। चलौन बरोर में, जो मंडोर से करीब 4-5 मील है, सेना को थोड़ा सा विश्राम करने के लिए रोक लिया। प्रातःकाल होने के पहले विराटा पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया गया था। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ, अगला खंड जो है हम आगे पार्ट में करेंगे। तो आप बने रहिए तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।